हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये टॉपिक आज के वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे कहें या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे कहें तो काफ़ी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, तो कुछ पार्ट इसका आज हम पढ़ेंगे और कुछ पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। Most of the chemical properties of alcohols and phenols are due to their functional group. जो alcohols और phenols का जो functional group होता है, that is OH group. इस ग्रुप की वजह से मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विच इज सराउंडेड बाय दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सराउंड है या इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट सराउंडिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, जो आपका आर ग्रुप है यानी हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, OH के साथ जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, सो उसके बेसिस पे जो हमारा केमिकल रिएक्शंस है, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की, उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the chemical properties of alcohols and phenols depend upon, most of the chemical properties depend upon the functional group, that is OH group. Second thing, on the basis of the hydrocarbon part, on the basis of the hydrocarbon part surrounded by the OH group, by the OH group, chemical properties of alcohols and phenols are broadly classified into two categories. ठीक है, पहली जो कैटेगरी है इसमें वो क्या है? The chemical reactions involving the cleavage of OH bond. फर्स्ट क्या होंगी? फर्स्ट वो रिएक्शंस होंगी जिनमें क्या होगा? OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा with substitution or by the removal of hydrogen as proton, या फिर सब्स्टिट्यूशन से या फिर हाइड्रोजन का यहाँ पे रिमूवल होगा एज अ प्रोटॉन, तो OH बॉन्ड क्लीव होगा। क्लियर? तो जो आपका अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स है उसमें जो OH के साथ R ग्रुप अटैच्ड है उसके बेसिस पे यानी उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारा क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई हैं। पहली जो कैटेगरी है वो क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ईदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज प्रोटॉन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दोनों अल्कोहल और फिनॉल यानी जहां पे ये चीज होगी, ठीक है, वहां पे बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस केस में बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों एक्ट करेंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल? देखो, OH बॉन्ड का क्लीव होगा, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, क्या बचेगा? RO नेगेटिव। अब ये R मेरा, अगर अल्कोहल लूंगी तो आपका एल्किल होगा, फिनॉल लूंगी तो बेंजिल होगा। ठीक है, तो ये RO नेगेटिव है, मतलब ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। सो बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल दे एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेंगे? एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? जब हमारा कौन सा क्लीवेज होगा? OH बॉन्ड का।
दूसरी कैटेगरी क्या आती है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH bond either by the substitution or by the removal of OH molecule. ठीक है, या तो यहां से OH मॉलिक्यूल निकलेगा, अब OH मॉलिक्यूल निकलेगा तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, तो बाकी पीछे क्या छूट जाएगा, C पॉजिटिव, क्लियर, जो पीछे छूटेगा वो हमारा क्या छूटेगा, C पॉजिटिव छूटेगा। तो यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये वाली स्पीसीज जो होगी, ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी, ये फिनॉल शो नहीं करेगा, यानी फिनॉल एज एन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे केस में फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की जगह हमारी वहां पे जो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है वो शो होने लगेगी, क्योंकि वो ज्यादा प्रेफरेबल होंगी, ठीक है। तो एक रिएक्शंस क्या होंगी जिनमें क्लीवेज होगा OH बॉन्ड का, OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, हाइड्रोजन की जगह कोई और आएगा, या फिर हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो बचेगा क्या, RO नेगेटिव, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों अल्कोहल और फिनॉल ये रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन जो सेकेंड रिएक्शन होगी दैट इज द क्लीवेज ऑफ द COH बॉन्ड, इसमें क्या होगा, OH मॉलिक्यूल की जगह कुछ और आएगा, या फिर OH मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव बाहर जाएगा, OH नेगेटिव बाहर जाएगा तो बचेगा C पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये रिएक्शन हमारी कौन शो करेगा, अल्कोहल, ये रिएक्शन हमारी अल्कोहल शो करेगा, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे जो रिएक्शन आती है, जो थर्ड केमिकल रिएक्शंस आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल, अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल, जहां पे पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होगा, ROH, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो H निकल गया, सिर्फ RO बचा, उसकी वजह से रिएक्शन हुई, यहाँ पे OH निकला, जो बचा उसकी वजह से रिएक्शन हुई, लेकिन तीसरे में क्या होगा, पूरे के पूरे अल्कोहल मॉलिक्यूल की वजह से हमारी क्या होंगी, रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो ये तीन आपने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, और आज हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ एक पढ़ेंगे, दैट इज chemical reaction involving the cleavage of the OH bond, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अंदर ही जब हम पढ़ेंगे आप देखोगे कि इतने ज्यादा MCQs क्वेश्चंस बनेंगे, इतने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, मींस बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सो ये चीज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नाउ जैसे कि हमने पढ़ा कि जिस रिएक्शन में OH बॉन्ड का क्लीव होता है वो अल्कोहल और फिनॉल दोनों शो करते हैं, मींस अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ shows the reaction which involves the cleavage of the OH bond, clear, and the ease of the cleavage of the OH bond follows the order, फिनॉल में सबसे easily OH bond क्लीव हो जाएगा, then 1 degree alcohol, then 2 degree alcohol and then 3 degree alcohol, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जो फिनॉल है, फिनॉल में जो क्लीवेज होगा OH बॉन्ड का सबसे आसानी से हो जाएगा, देन 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री में एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल, क्लियर, यानी लीस्ट क्लीवेज जो होगा आपका OH बॉन्ड का वो कहाँ होगा, मेरा 3 डिग्री अल्कोहल में, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड जो रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़नी है, उसमें जो पहली रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, और इसको एक और हेडिंग से पढ़ा जाता है, कहीं कहीं बुक में इसको लिखा होता है एसिडिक नेचर और एसिडिक कैरेक्टर। So both alcohols and phenols are acidic in nature and hence they react with the active metals to form metal alkoxide and phenoxide respectively with the evolution of the hydrogen gas.
दोनों अल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में, और इसीलिए अल्कोहल एंड फिनॉल reacts with active metal to form. अब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल्स क्या बनाएगा, मेटल एल्कोक्साइड, और फिनॉल क्या बनाएगा, फिनोक्साइड respectively with the evolution of hydrogen gas. तो जो अल्कोहल्स होंगे वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल एल्कोक्साइड बनाएंगे, और जो फिनॉल्स होंगे वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, फिनोक्साइड बनाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल CH3OH plus sodium, it gives CH3ONA plus H2, और phenol plus Na, it gives sodium phenoxide plus H2. तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, ये रिएक्शन शो कर रही है दैट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर. बिकॉज क्यों है एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो क्या टेंडेंसी रखते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन. ठीक है, क्लीवेज हो रहा है OH बॉन्ड का. OH बॉन्ड का क्लीवेज होने की वजह से जो पहली केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी, दैट इज द रिएक्शन विद एक्टिव मेटल. यहाँ पे ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, जो कि हमें H2 के फॉर्म में मिलता है, जो शो करता है कि ये हमारे क्या है, एसिडिक है नेचर. क्लियर, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, कंपैरिजन. अब देखो बेटा, यहां से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं. कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक strength of alcohol and water. अब जो ये रिएक्शन आपने ऊपर देखी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, इसमें जो ये अल्कोहल है, दिस अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड. ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि ये क्या डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, it donate H positive ion. That's why it act as a Bronsted acid. क्लियर. तो जैसे ही इस अल्कोहल के पास कोई बेस आएगा, ठीक है, जैसे ही इस अल्कोहल के पास कोई बेस आएगा, तो ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव क्या कर देगा, डोनेट कर देगा. क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, और क्या बना देगा यहाँ पे, BH plus RO negative. This RO negative is alkoxide ion. क्लियर. ये जो अब रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पे क्लियरली शो कर रही है कि अल्कोहल या फिर फिनॉल दोनों ही है, वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, यानी दे एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड. तो अगर मैं अल्कोहल और वाटर के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अल्कोहल जैसे उसके पास कोई बेस आएगा, वो H पॉजिटिव दे देगा और अपना एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा. लेकिन ये एल्कोक्साइड आयन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा, क्लियर, ये एल्कोक्साइड आयन है, ये एल्कोक्साइड आयन जैसे ही किसके पास पहुंचेगा, वाटर के मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव को वापस ले लेगा. यानी वाटर इसको क्या करेगा, H पॉजिटिव दे देगा और वापस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन. खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन में.
नाउ यहाँ पे जो ये दो रिएक्शंस हुई हैं, इनसे जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। पहला जो बनता है वो क्या बनता है, दैट अगर मैं कहूं यहाँ पे ROH और HOH यानी कि अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करूं, तो अल्कोहल और वाटर में से ज्यादा इजीली प्रोटॉन कौन डोनेट कर पा रहा है, वाटर। वाटर कर पा रहा है ना। कैसे पता चला हमें पता चला इस एल्कोक्साइड आयन की हेल्प से। ROH ने अपना प्रोटॉन इसे डोनेट किया, यानी H पॉजिटिव इसे डोनेट किया, लेकिन जैसे ही एल्कोक्साइड आयन वाटर के पास आया, एल्कोक्साइड आयन ने अपना H पॉजिटिव वापस ले लिया। मतलब ज्यादा इजी H पॉजिटिव देना किसकी कैपेबिलिटी है, वाटर की, इन प्लेस ऑफ ROH. So that's why the alcohols are weaker acid than the water. Clear? पहला क्या आएगा, पहला आएगा that alcohols are weaker acid than water. क्यों है weaker acid than water? Because जो वाटर है उसमें H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अल्कोहल। दैट्स व्हाई अल्कोहल आर वीकर एसिड देन द वाटर। ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो ज्यादा इजीली H पॉजिटिव आयन देगा, और ज्यादा इजीली H पॉजिटिव आयन कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है। इट मींस वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द अल्कोहल। सेकेंड थिंग, एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों में से अगर एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन को देखें तो एल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ROH है और इसके पास अगर OH नेगेटिव आता है, तो क्या ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नहीं। क्लियर, मींस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, H पॉजिटिव को इजीली एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इन दोनों में से, एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में से किसकी है, एल्कोक्साइड आयन की। दैट्स व्हाई एल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द हाइड्रोक्साइड आयन। तो दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, दूसरा बनेगा एल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द हाइड्रोक्साइड आयन। ये दो चीज यहां पे बनती है बेटा। ठीक है, वाई एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, क्यों है, बिकॉज वाटर की जो टेंडेंसी है H पॉजिटिव रिलीज करने की वो अल्कोहल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसीलिए अल्कोहल्स हमारे वीकर एसिड हैं। एंड व्हाई एल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन की H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड आयन। दैट्स व्हाई एल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर बेस और वीकर एसिड की जो कंपैरेबिलिटी हो रही है वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीज ऑफ द H पॉजिटिव आयन, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसीलिए हम इसको इस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। क्लियर, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इन दो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। नाउ यही जो हमारा अल्कोहल है, दिस अल्कोहल, क्लियर, यही जो अल्कोहल है, अगर इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए लाइक H2SO4 या HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, जो अल्कोहल है हमारा वो H पॉजिटिव को गेन करेगा, और H पॉजिटिव को गेन करेगा यानी कि वो किसकी तरह एक्ट करेगा उस समय, एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड ना, जैसे बेटा हमारे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनकी बात कर रहे हैं। तो जो ROH है, इट रिएक्ट्स विद H2SO4 टू फॉर्म
ROH H positive, that is protonated alcohol plus HSO4 negative. क्लियर? और इस केस में ये जो ROH है, ये ROH किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ ब्रोंस्टेड बेस, एज अ ब्रोंस्टेड बेस. क्लियर? मींस ब्रोंस्टेड एसिड की तरह तो ये काम कर ही रहा है क्योंकि ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, लेकिन कहीं पे ऐसा हो गया बाय चांस इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं करेगा, ये उससे H पॉजिटिव ले लेगा. ठीक है? और H पॉजिटिव लेने के बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस केस में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ ब्रोंस्टेड बेस की तरह. एंड दूसरी बात, जो ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल में ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल आपका क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखता है. लोन पेयर डोनेट करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट होने की भी टेंडेंसी रखता है. दैट्स व्हाई इट आल्सो बिहेव एज अ लुईस बेस. ठीक है? सो डिफरेंट कंडीशंस पे इसका जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती रहती है. अगर किसी बेस के साथ इसकी कंपैरेबिलिटी करूं तो ये एज अ ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है. एज अ ब्रोंस्टेड एसिड, किसी बेस के साथ ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है. अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड लूं तो वहां पे ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करता है. और अगर मैं कोई ऐसा सब्सटेंस लूं जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो, वहां पे ये एज अ लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है. क्लियर? तो ये है मेरा कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड वाटर. अब इसमें यहां पे हमने ये तो देखा दैट अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर. क्लियर? क्यों ये होता है कहा? क्योंकि जो वाटर है वो इजिली H पॉजिटिव आयन दे देता है एज कंपेयर टू द अल्कोहल. अब उसका रीजन क्या है? क्यों आपका अल्कोहल इजिली H पॉजिटिव आयन नहीं दे पाता एज कंपेयर टू द वाटर? उसका जो रीजन है वो है, इसका जो रीजन है दैट इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर प्रेजेंट इन अल्कोहल. जो अल्कोहल में जो ये आपका आर ग्रुप होता है, ये क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट शो होने की वजह से ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, जिससे हाइड्रोजन का क्लीवेज होना वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन वहीं पे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में हाइड्रोजन है जिसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगता. यानी यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ने की कोई भी चांसेस नहीं है. इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड. So in case of alcohol, the OH bond is stronger than the what? अल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द OH बॉन्ड इन वाटर. और अल्कोहल में OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने का रीजन क्या है? प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू आर. इस एल्किल ग्रुप के कारण जो प्लस आई इफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है, उसके इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज होना थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है. Clear? So this is the comparison of the acidic strength of alcohol and water. Clear? Note down this, then हम आगे बढ़ेंगे. Next आएगा हमारा comparison of the acidic strength of phenol and alcohol. Phenol and alcohol. ठीक है? पहली बात तो वो टेस्ट जिस टेस्ट से हम फिनॉल एंड अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दिस फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल क्या करता है? दिस फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड
and this phenol reacts with aqueous NaOH to form the product. ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल एक तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है और दूसरा ये एक्वस एल्कली यानी एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है. बट एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है, दिस एल्कोहल नीदर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड नॉर रिएक्ट विद एक्वस NaOH. तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो अल्कोहल है या फिर फिनॉल है. पहली बात तो ये, ठीक है. अगर आपका क्वेश्चन आता है आप कैसे अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो क्या आएगा, फिनॉल आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल नहीं करता है. जो फिनॉल होता है वो एक्वस एल्कली या एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन अल्कोहल एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है. क्लियर. नाउ सेकंड थिंग, जो फिनॉल है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. ठीक है, वो हमने यहां पे भी देखा था. अब इसका रीजन देखिए. क्लियर. ये है हमारा फिनॉल. OH. ठीक है. अब यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है रेजोनेंस. ये आएगा यहां, ये जाएगा यहां, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव. O के ऊपर देखिए क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो बहुत आसानी से H को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव रिलीज कर देगा. क्लियर. यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, देन वी गेट OH पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा नेगेटिव OH पॉजिटिव, और लास्ट में ये आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा OH. ठीक है. अब देखो, ये जो फिनॉल है, फिनॉल के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा और हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव रिलीज कर देगा. क्लियर. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. दूसरी बात, अगर यहीं पे, ये तो मेरी फिनॉल की बात हुई, ठीक है. अब मान लो फिनॉल से H पॉजिटिव मैंने निकाला, तो जो बचेगा उसे मैं फिनॉक्साइड आयन कहूंगी. मैं बात करती हूँ फिनॉक्साइड आयन की. ठीक है. फिनॉक्साइड आयन होगा मेरा O नेगेटिव. ये क्लियर. यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, जिससे यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा. नेगेटिव, ये नेगेटिव जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ. आई थिंक इस पॉइंट पे आके आप लोगों को रेजोनेंस ड्रॉ करना आता होगा बेटा. क्लियर. डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये, फिर ये यहाँ जाएगा, देन नेगेटिव O, और लास्ट में ये यहाँ जाएगा और ये फाइनली यहाँ आएगा. अब देखो, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है. ठीक है, दोनों में ही हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन अगर दोनों के सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर्स को देखें, तो इन केस ऑफ फिनॉल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर जो है उसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आने से वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. लेकिन वहीं पे फिनॉक्साइड आयन में देखें तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ
किसी भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है. इट मीन्स दैट फिनॉक्साइड आयन इज मच मोर स्टेबल देन दी फिनॉल. जो फिनॉक्साइड आयन है वो फिनॉल से बहुत ज्यादा स्टेबल है. मतलब फिनॉल जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज करके अपने आप को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेगा, वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई फिनॉल इज more acidic than the alcohols, because in phenol both phenol and phenoxide ion are stabilized by the resonance. Clear? But in alcohol neither the alcohol nor the alkoxide ion is stabilized by the resonance. अल्कोहल में ना ही अल्कोहल और ना ही अल्कोक्साइड आयन, दोनों में किसी में भी मेरे को रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा. दूसरी चीज, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल में जो ये R है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ाएगा, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीव होना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. मतलब पहली बात तो रेजोनेंस है नहीं यहाँ, और दूसरी बात यहाँ पे जो R का प्लस आई इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, OH के बॉन्ड को क्लीव होने से और रोक रहा है. Clear? That's why phenol are more acidic than the alcohol. तो अगर एक लाइन में क्वेश्चन आंसर आपने लिखना होगा that why phenols are more acidic than alcohol, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, because in phenol both phenol and phenoxide ion are stabilized by the resonance, whereas in alcohol neither in the alcohol nor in the alkoxide ion we get the resonance, and due to R we get the plus I effect which further decreases the release of the H positive. क्लियर? दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि अल्कोहल में भी सबसे ज्यादा 1 डिग्री एसिडिक होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा. अगेन ड्यू टू दिस R, इस R की वजह से ही ये सब हो रहा है. 1 डिग्री देखो बेटा, 1 डिग्री हो जाएगा मेरा CH3 CH2OH, ये मेरा 1 डिग्री होगा. ठीक है. 2 डिग्री में क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3OH. 3 डिग्री में क्या आ जाएगा, CH3 C CH3 CH3OH. अब देखो 1 डिग्री में मेरा क्या लग रहा है, आई इफेक्ट लग रहा है एक साइड से. 2 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है 2 साइड से, और 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है 3 साइड से. 3 साइड से लगने का मतलब क्या है, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो वो क्यों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है CH3 से. ठीक है, जो R ग्रुप है उससे उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा. सॉरी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो वो हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा. क्लियर? दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. तो एक तो हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, दूसरा हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल. अब हम पढ़ेंगे जो ये फिनॉल है इसमें जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं तो वहां पे क्या इफेक्ट पड़ता है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जब फिनॉल में हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे NO2 हो गया या फिर CN हो गया या फिर X हो गया, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. अगर फिनॉल पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो क्या होगा. क्लियर? तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो वो फिनॉल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. ठीक है, फिनॉल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फिनॉल से, तो फिनॉल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा हाइड्रोजन से. यानी कि H पॉजिटिव रिलीज होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑक्सीजन.
ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को डिक्रीज करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इंक्रीजेस द release of the H positive ion and it increases the acidic strength. तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? लेट अस टेक एग्जांपल लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, यानी जो फिनॉल है उसमें NO2 ग्रुप आ गया है, ये NO2 ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये जो NO2 ग्रुप होता है हमारा, ये NO2 ग्रुप जो होता है, इस NO2 ग्रुप में दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना रेजोनेंस के थ्रू, या फिर ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, एक तो ये शो करता है माइनस आर इफेक्ट और एक ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट जो शो होता है वो होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट ऑल पोजीशन पे शो होता है। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी माइनस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? जो ये मेरा NO2 है, NO2 दो इफेक्ट शो करता है, एक तो माइनस आर इफेक्ट रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचना, और एक माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना। दोनों ही तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, यानी हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी को बढ़ा रहा है। लेकिन आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है और माइनस इफेक्ट सारे पोजीशन पे होता है, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ आपका डिक्रीज होता रहता है। यानी ऑर्थो पे, क्योंकि ऑर्थो सबसे पास होगा, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा होगा, मेटा पे उससे कम होगा, पैरा पे उससे कम होगा, यानी पैरा पे सबसे कम माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से जो डोमिनेटिव इफेक्ट होता है वो होता है मेरा आर इफेक्ट। ठीक है, डोमिनेटिव इफेक्ट मेरा क्या होता है, आर इफेक्ट होता है। इट मींस जो मेरा मेटा होगा, यानी मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में कम एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि मेटा नाइट्रोफिनॉल पे ये आर इफेक्ट नहीं लग रहा है, डोमिनेटिव आर इफेक्ट है। आर इफेक्ट क्या कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे कर रहा है, मेटा पे नहीं कर रहा है। इट मींस जो मेटा नाइट्रोफिनॉल होंगे वो लेस एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू दी ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन मेटा पे कौन सा इफेक्ट परफॉर्म हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट। इट मींस मेटा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के कंपैरिजन में वो एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि उस पे भले ही माइनस आर इफेक्ट शो नहीं हो रहा हो, लेकिन माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है। क्लियर? यानी जो लीस्ट एसिडिक है, लीस्ट एसिडिक सबसे कम एसिडिक, जब मेरा NO2 ग्रुप आएगा सबसे कम एसिडिक होगा मेरा फिनॉल। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा मेरा मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्योंकि मेटा नाइट्रोफिनॉल में क्या लग रहा है, मेरा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आर इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब ये माइनस आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा दोनों में लग रहा है, ऑर्थो और पैरा दोनों में लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऑर्थो पे यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होता है, ये है मेरा फिनॉल और ये है मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो पे जो माइनस आर का इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ऑर्थो पे जो माइनस आर इफेक्ट होता है वो पैरा के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए ज्यादा एसिडिक कौन होता है, पैरा।
क्योंकि देखो बेटा ऑर्थो में क्या है, ये H जो है, ये H इस ऑक्सीजन के साथ तो अटैच्ड है, लेकिन उसके साथ साथ इसको इस ऑक्सीजन ने भी अटैच कर लिया है, यानी अब इस H को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू द पैरा। ठीक है, सो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू द पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहां पे क्या आ जाएगा देन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिर फिनॉल। नाउ जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे, NO2 ग्रुप के नंबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। यानी अगर मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी NO2 ऐड कर दूं और यहाँ पे भी NO2 ऐड कर दूं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ठीक है, क्योंकि डोमिनेटिव इफेक्ट R है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर मेरे NO2 ग्रुप इंक्रीज होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, देन 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड देन फिनॉल। ठीक है, तो जो NO2 है उसमें -R इफेक्ट, और ये चीज बेटा पूछी जाती है, क्लियर, ये चीज पूछी जाएगी आपको, सीक्वेंस पूछा जाएगा कि ये चीज है, इनमें से बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा या क्या, तो ये आप याद नहीं कर सकते हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये आपने समझना पड़ेगा, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज याद करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो यहाँ पे NO2 में -R और -I इफेक्ट दोनों लग रहा है, लेकिन डोमिनेट -R कर रहा है, इट मींस -R ज्यादा एसिडिटी शो करेगा। -R ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है, यानी ऑर्थो और पैरा ज्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू मेटा, और मेटा पे मेरा I इफेक्ट लग रहा है -I इफेक्ट, इसलिए वो मेरा फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। अब ऑर्थो और पैरा में भी, क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए वो लेस एसिडिक होगा एज कंपेयर टू पैरा, और जैसे जैसे NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेंगे उनकी एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर, ठीक है, ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, कंपैरिजन of the acidic strength of halophenols, यानी जहां पे ये हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, जहां पे हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, तो जो हेलोफिनॉल्स होते हैं, इन हेलोफिनॉल्स में भी दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है +R इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इन हेलोजेंस के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, इसलिए ये +R इफेक्ट शो करते हैं, और दूसरा होता है -I इफेक्ट, ठीक है, लेकिन जो डोमिनेटिव होता है वो होता है मेरा -I, और I इफेक्ट हर पोजीशन पे लगता है, पैरा पे भी, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, इट मींस ऑल हेलोफिनॉल्स एक्सेप्ट फ्लोरोफिनॉल, फ्लोरोफिनॉल को छोड़ के जितने भी हमारे हेलोफिनॉल्स होते हैं, दे ऑल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्लियर, ठीक है, +R लगता तो क्या होता, +R मतलब हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता, हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ती, जिससे H पॉजिटिव रिलीज होना डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन +R इफेक्ट डोमिनेट करता ही नहीं है, डोमिनेट कौन करता है, -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, और इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, H पॉजिटिव आसानी से रिलीज होगा, इट मींस ऑल हेलोफिनॉल्स एक्सेप्ट फ्लोरोफिनॉल they are acidic than phenol.
ठीक है। अब फ्लोरोफिनॉल में क्या होता है, देखो बेटा, फ्लोरोफिनॉल में क्या होता है, फ्लोरोफिनॉल में आपका जो ये फिनॉल है, फिनॉल के साथ क्या अटैच्ड होगा, OH, और यहाँ पे अटैच्ड होगा मान लो F। ठीक है, तो ये C है और ये F है। C का 2p ऑर्बिटल और F के 2p ऑर्बिटल, इन दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ठीक है, C के 2p ऑर्बिटल और F के 2p ऑर्बिटल के जो साइज है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। सो ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज द प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट आर इक्वल। जो प्लस आर इफेक्ट होगा और जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो इक्वल हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे बैलेंस ईच अदर एंड फ्लोरोफिनॉल्स हैव इक्वल एसिडिटी देन द एज कंपेयर टू द फिनॉल। जितना एसिडिक फिनॉल होगा उतना ही एसिडिक मेरा क्या होगा, फ्लोरोफिनॉल भी होगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी हेलोफिनॉल्स होंगे दे ऑल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि उनके केस में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, उनके केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। जबकि फ्लोरोफिनॉल्स के केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, ड्यू टू द इक्वल ऑर्बिटल साइज ऑफ द कार्बन एंड द फ्लोरीन। इतना आया, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो आई इफेक्ट है, ये आई इफेक्ट आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी सबसे ज्यादा जो आई इफेक्ट लगेगा वो लगेगा ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा मेरा, ऑर्थो हेलोफिनॉल। ठीक है, उसके बाद मेटा हेलोफिनॉल और उसके बाद पैरा हेलोफिनॉल। क्लियर। सेकेंड थिंग, ये जो आई इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अगर ये डिपेंड करेगा तो आपका, अगर मैं ऑर्थो मान लो लेती हूँ, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो आयोडोफिनॉल एंड ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, अगर इन चारों को लेती हूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेरा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, देन ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, देन ऑर्थो आयोडोफिनॉल एंड सबसे लीस्ट होगा ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। क्लियर। ठीक है, क्यों, क्योंकि Cl सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर Br, फिर आयोडीन, और फ्लोरीन लास्ट में क्यों आया। आप ये कहेंगे कि फ्लोरीन तो क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से एक तो ये रीजन तो है ही, साथ ही साथ ऑर्थो के केस में एक और रीजन आ जाता है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लीस्ट पहुंच जाती है। क्लियर। तो हेलोफिनॉल्स जो है उसमें ये दो इफेक्ट लगते हैं, जिसमें से माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसलिए सारे हेलोफिनॉल्स एक्सेप्ट फ्लोरोफिनॉल्स हमारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। किसके कंपैरिजन में, फिनॉल्स के कंपैरिजन में। फ्लोरोफिनॉल क्यों एसिडिक नहीं होता, क्योंकि 2p ऑर्बिटल का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है कार्बन और फ्लोरीन का, जिससे ये दोनों इफेक्ट सेम हो जाते हैं और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, तो ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर मेटा, फिर पैरा। और ऑर्थो में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो क्लोरो, देन ऑर्थो ब्रोमो, देन ऑर्थो आयोडो, देन ऑर्थो फ्लोरो, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, क्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन होता लेकिन उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो ये है मेरा इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा फिनॉल पे तो ये होगा। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे जो मैंने ये सीरीज बताई है, जो सीक्वेंस बताया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बेटा काफी 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 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो, लेट मी नो, मैं आपको वहां पे पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी साइड से हेल्प कर सकूं। ओके ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। Effect of electron donating group
जैसे आपका हो गया NH2 या फिर OH या फिर OR या फिर R, ये काफी ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे, ये ग्रुप क्या करेंगे हमारा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देंगे, जो फिनॉल है, फिनॉल की बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे, जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इंक्रीज होगी और वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिससे H पॉजिटिव का रिलीज होना वहां पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव का रिलीज होना डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसॉल्स, यानी कि मिथाइल फिनॉल को हम क्रिसॉल भी कहते हैं। ठीक है, मिथाइल फिनॉल यानी कि जो फिनॉल है, फिनॉल में CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, फिनॉल में क्या आ गया मेरा, CH3 ग्रुप आ गया। तो जो ये CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप आपका दो इफेक्ट शो करता है। ठीक है, एक तो ये शो करता है मेरा प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा ये शो करता है मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, जो आई इफेक्ट है वो तो अभी भी हमने दो केस में पढ़ा कि ये सारे पोजीशन पे, चाहे ऑर्थो हो, चाहे मेटा हो, चाहे पैरा हो, सारे पोजीशन पे अप्लाई होता है और डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ऑर्थो एंड पैरा, क्लियर। ठीक है, तो अब देखो ये जो CH3 है, ये प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, और ये दोनों ही इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। यानी कि चाहे प्लस आई इफेक्ट लगे, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन लगे, अगर CH3 आया है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़नी ही बढ़नी है, और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ेगी तो H पॉजिटिव का रिलीज होना डिफिकल्ट होगा। इट मींस this CH3 decreases the acidic strength of the phenol. ठीक है, it means all crisols are less acidic than phenol. सारे के सारे क्रिसॉल्स जो होंगे वो लेस एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू द फिनॉल। इट मीन सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा इनमें से वो कौन होगा, हमारा फिनॉल। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेरा फिनॉल, क्लियर, सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल होगा। देन अब इसमें आएगा ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। ठीक है, अब ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन और बाकी सब पे प्लस आई इफेक्ट। डोमिनेट करता है मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन, डोमिनेट क्या करता है मेरा, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है। इट मींस जो मेटाक्रिसॉल है, मेटाक्रिसॉल जिसपे ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो फिनॉल के बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी वो किसकी आएगी, मेटाक्रिसॉल की। अब बात आती है ऑर्थो एंड पैरा की। तो ऑर्थो और पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट किस पे ज्यादा लग रहा है, ऑर्थो पे। यानी कि ऑर्थो पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके साथ साथ ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। तो ऑर्थो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू दी पैरा। ठीक है, तो उसके बाद आएगा मेरा पैराक्रिसॉल, और सबसे लीस्ट एसिडिक होगा मेरा ऑर्थोक्रिसॉल, क्योंकि ऑर्थोक्रिसॉल पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये प्लस आई इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। पैरा पे भी है प्लस आई इफेक्ट, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कहाँ पे है, ऑर्थो पे है, और मेटा पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है। क्लियर, तो ये सीक्वेंस है हमारा जब हमारा CH3 यानी कि R ग्रुप आ जाता है किस पे, फिनॉल के साथ। क्लियर, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कंपैरिजन
of the acidic strength of methoxy and aminophenol. ठीक है, यानी ये अमीनोफिनॉल एंड मिथॉक्सी, OR की जगह वो क्या जाएगा मेरा OCH3, अगर ये आता है मेरा, ठीक है। तो चाहे मैं मिथॉक्सी लूं, चाहे मैं अमीनोफिनॉल लूं, चाहे मैं मिथॉक्सीफिनॉल लूं या फिर मैं अमीनोफिनॉल लूं, इन दोनों में जो इफेक्ट शो होता है, ठीक है, ये दोनों जो इफेक्ट शो करते हैं वो इफेक्ट शो करते हैं प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, एंड माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है और जो नाइट्रोजन होता है, इन दोनों के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट्स व्हाई प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने की भी टेंडेंसी रखते हैं, तो दैट्स व्हाई माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेट करता है वो करता है मेरा प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट कहाँ लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। और आई इफेक्ट सब जगह लगेगा, ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा और मेटा पे भी लगेगा, लेकिन मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा। देखो बेटा, ये अभी स्पेशल केस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक ये जो हमने देखा था, ये दोनों इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन पे, लेकिन यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑक्सीजन पे, लेकिन माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है ऑक्सीजन पे, यानी प्लस आर एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है, माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, क्लियर। दैट्स व्हाई जो मेटा मिथॉक्सीफिनॉल और मेटा अमीनोफिनॉल होते हैं, दे आर मोर एसिडिक देन दी फिनॉल, क्योंकि मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है ऑक्सीजन की, इसीलिए H पॉजिटिव का रिलीज वहां पे आसान होता है। दैट्स व्हाई मेटा मिथॉक्सीफिनॉल एंड मेटा अमीनोफिनॉल, दो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के बाद भी वो जब मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, क्लियर। अब इन दोनों को भी अगर कंपेयर करें, यानी कि मिथॉक्सी और अमीनो, तो मिथॉक्सी और अमीनो अब माइनस आई इफेक्ट क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका लगेगा, ऑक्सीजन का, यानी मिथॉक्सी आपका ज्यादा एसिडिक होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मेटा मिथॉक्सी फिनॉल, देन मेटा अमीनोफिनॉल एंड देन फिनॉल, क्लियर। लेकिन ऑर्थो और पैरा फिनॉल से लेस एसिडिक होंगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या लग रहा है मेरा, प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे मेरा प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। अब अगर मैं मिथॉक्सीफिनॉल की बात करूं, क्लियर, मिथॉक्सीफिनॉल की अगर मैं बात करूं, जैसे ये मेरा हो गया आपका OH OCH3, तो यहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। और दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंड थिंग, क्योंकि यहां पे ये मेरा बल्की ग्रुप है, दिस इज माय बल्की ग्रुप, इन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल ये मेरा बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का जो 2p ऑर्बिटल होगा, जो 2p ऑर्बिटल होगा, ये 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे भी ये O है, यहाँ पे भी ये O है, तो इन दोनों के 2p ऑर्बिटल में रिपल्शन होगा, क्योंकि ये क्लोज आ गए हैं,
क्लोज आने की वजह से इन दोनों के 2p ऑर्बिटल में रिपल्शन होगा, तो ये ऑर्थो का जो 2p ऑर्बिटल होगा वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डेविएट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हिल जाएगा अपनी पोजीशन से। हिलने की वजह से क्या होगा, जो प्लस आर इफेक्ट लगेगा ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल में वो कम लगेगा एज कंपेयर टू द पैरा मिथॉक्सीफिनॉल। क्लियर? जो ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल है, क्योंकि यहाँ पे इस पे भी ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो इन दोनों के 2p ऑर्बिटल में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इसका जो 2p ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो पे थोड़ा सा कम लगेगा एज कंपेयर टू द पैरा, इसीलिए जो ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू द पैरा मिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, तो मिथॉक्सीफिनॉल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेरा मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा, फिनॉल। अब उसके बाद ऑर्थो और पैरा में से, क्योंकि ऑर्थो पे प्लस आर इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द 2p ऑर्बिटल रिपल्शन, तो यहाँ पे ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, और लीस्ट एसिडिक जो होगा मेरा वो क्या होगा, मेरा पैरा मिथॉक्सीफिनॉल। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है हमारा इफेक्ट जब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? तो अभी तक जो ये हमने पढ़ा है बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, जहां तक मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी तक तो हम ये एक ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, दैट इज द रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। So alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of few drops of concentrated H2SO4 or dry HCl gas as a catalyst to form ester। जो मेरा अल्कोहल्स होते हैं वो अल्कोहल आपके किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, जो एज अ कैटालिस्ट काम करता है, और वहां पे क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं, एंड दिस इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है तो यहाँ पे अल्कोहल से H पॉजिटिव रिलीज होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो मान लो जैसे ये है आपका RCOOH प्लस HOR डैश, ये मेरा अल्कोहल है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्कोहल से रिलीज होगा H पॉजिटिव और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलीज होगा OH नेगेटिव, और यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा RCOOR डैश प्लस H2O। क्लियर? ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, दिस इज अ स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। एक तो ये स्लो रिएक्शन होती है और साथ ही क्या होती है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। ठीक है, नाउ अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये बैकवर्ड ना आए, ये फॉरवर्ड ही बढ़ता जाए, यानी कि ये दोनों ईस्टर में ही कन्वर्ट होते जाए, ईस्टर वापस से अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट ना हो, तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही वाटर बनेगा इस वाटर को आपने यहां से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। क्लियर? जो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक एपरेटस यूज किया जाता है जिसका नाम है डीन एंड स्टार्क एपरेटस, डीन एंड स्टार्क एपरेटस।
तो इस एपरेटस की हेल्प से हम वाटर को, जैसे ही वाटर बनता है, वाटर को रिमूव करते हैं, जिससे रिएक्शन कहाँ को प्रोसीड करती जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में ही प्रोसीड करती रहती है। क्लियर? सेकेंड थिंग, अगर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो अल्कोहल है, इनका जो आर ग्रुप है, अगर ये बल्की होता जाएगा तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब अगर जैसे मान लो CH3OH है और C2H5OH है, अब इन दोनों में से कौन इजीली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो करेगा, तो वो मेरा होगा CH3OH, क्योंकि इसमें आर ग्रुप इसके कंपैरेटिवली छोटा है, स्मॉल इन साइज। तो जैसे जैसे आपका आर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का साइज में इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे एसिडिफिकेशन का जो रेट है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमने कहा था या तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, या फिर ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होगी। तो जब हम इस रिएक्शन को ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में करते हैं, तो उस समय इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम होता है, दैट इज फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन। तो अगर आपसे बाय चांस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन, तो इसमें आप क्या लिखोगे, द अल्कोहल रिएक्ट्स विद द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस एज अ कैटालिस्ट। यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को एज अ कैटालिस्ट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ड्राई HCl गैस को ही एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्लियर? बट अगर मैं यहाँ पे फिनॉल की बात करूं, तो फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर। फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज फिनॉल इज लेस न्यूक्लियोफिलिक। ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, लेस न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से ये H पॉजिटिव आसानी से रिलीज नहीं करेगा, आसानी से रिलीज नहीं करेगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन हमें सिर्फ कौन देता है, अल्कोहल देता है, फिनॉल्स नहीं देते। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज रिएक्शन विद acid chloride and acid anhydride। अब एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होती है, when both alcohols and phenol, अब ये रिएक्शन दोनों देंगे, अल्कोहल भी फिनॉल भी, when both alcohol and phenol reacts with acid chloride and acid anhydride, the hydrogen atom of the OH group is replaced by the acyl group। जब इन दोनों के साथ रिएक्शन होती है तो जो हाइड्रोजन एटम है उसको कौन रिप्लेस कर देता है, RCO, दैट इज असाइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं हम, असाइल ग्रुप कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन रिएक्शन। इसे हम असाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एसिड क्लोराइड हो गया, मान लो मेरा RCOCl प्लस HOR डैश, यहां से निकलेगा H पॉजिटिव, Cl RCOOR डैश, बना ईस्टर। ठीक है, ये मेरी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई। एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरी, RCO होल ट्वाइस O प्लस HOR डैश। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा मेरा RCOOR डैश प्लस RCOH। तो दिस इज असाइलेशन रिएक्शन। क्यों इसे असाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया जाता है, बाय द असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है। अब मान लो ये जो एसिड क्लोराइड है ये एसिटाइल क्लोराइड है, ये एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटाइल क्लोराइड मीन्स
CH3COCl। अब जब ये रिएक्ट करेगा मेरा अल्कोहल के साथ, ईस्टर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OR डैश प्लस HCl। और एसिड एनहाइड्राइड की जगह अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लेती हूँ CH3CO होल ट्वाइस O प्लस HOR डैश, इट गिव्स CH3CO OR डैश प्लस CH3COOH। ठीक है। अब when we take acetyl chloride and acetic anhydride, this acylation reaction is known as acetylation। ठीक है। जब एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे स्पेसिफिक, बाकी और कोई नहीं, इन दोनों को अगर हम लेंगे तो उस समय इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम हो जाता है और जिसे कहते हैं हम एसिटाइलेशन। तो अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि एसिटाइलेशन की रिएक्शन लिखो, तो आप इसकी जगह कुछ और नहीं लिख सकते। असाइलेशन में आप आर की जगह कुछ भी लिख सकते हो, CH3C2H5 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एसिटाइलेशन में आपने यहाँ पे ये ही लिखने पड़ेंगे, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय अ बेस लाइक पिरिडीन। इसको जो कैटेलाइज करता है वो बेस करता है हमारा पिरिडीन। ठीक है। लेकिन अगर मैं फिनॉल की बात करूं, मान लो मेरा यहाँ पे फिनॉल है OH और इसके साथ आ रहा है मेरा ये CH3COCl, तो इसको तो मेरा कैटेलाइज करेगा पिरिडीन, ये पिरिडीन से कैटेलाइज हो जाएगा। ठीक है। ये OH को ये वाला ग्रुप रिप्लेस करेगा, आपका क्या बन जाएगा OCOCH3, यानी ईस्टर ही बना। ठीक है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हो, यानी फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ये मेरा फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो इसको जो कैटेलाइज करता है वो पिरिडीन तो करता ही है, लेकिन पिरिडीन के साथ साथ यहाँ पे हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो इन केस ऑफ फिनॉल, if we do the acetylation by using acetic anhydride, then the reaction is catalyzed by both acid and base। अदरवाइज ये बेस से कैटालाइज्ड हो जाएगा, लेकिन इसके केस में ये पिरिडीन और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों से कैटालाइज्ड होगा। ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसको असाइल ग्रुप रिप्लेस कर देगा, एसिटाइल ग्रुप OCOCH। ठीक है। अब यहीं पे एक और रिएक्शन आती है बेटा, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। अब बेंजोइलेशन कब होगा, व्हेन वी यूज द बेंजोइल क्लोराइड दैट इज C6H5COCl, C6H5COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब अल्कोहल या फिनॉल के साथ होगी, ठीक है, मान लो ये मेरा फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन हुई C6H5COCl के साथ। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है H को तो कौन रिप्लेस करेगा, मेरा RCO दैट इज COC6H5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OCOC6H5 प्लस HCl। लेकिन इसमें जो खास बात है वो क्या है बेटा, कि जब हम किसी भी अल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, देन द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एक्वस NaOH। ना ही वहां पे हम पिरिडीन यूज करेंगे, ना ही हम वहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, aqueous NaOH, क्योंकि ये जो बेंजोइल क्लोराइड है, दिस इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय these two। Clear? So the reaction of the alcohol and the phenol with the benzoyl chloride
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH इज नोन एज, इसका एक स्पेसिफिक नाम है और उसका जो नाम है वो है Sotten-Baumann reaction. This is Sotten-Baumann reaction. ये एक नेम रिएक्शन, Sotten-Baumann reaction. Reaction of alcohol and phenol with the benzoyl chloride in the presence of aqueous NaOH as a catalyst, we get the product. This is Sotten-Baumann reaction. क्लियर? सो ये है हमारा रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड. इतना क्लियर हुआ? ओके. नाउ लास्ट रिएक्शन जो यहाँ पे है, दैट इज द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड reagent. Both alcohol and phenol reacts with the Grignard reagent to form the alkanes. दोनों अल्कोहल और फिनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाते हैं और एल्केन का जो एल्किल ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है. यानी अल्कोहल और फिनॉल सिर्फ हाइड्रोजन देते हैं, बाकी का जो एल्किल ग्रुप है वो हमें कहाँ से मिलता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. फॉर एग्जाम्पल ROH प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो क्या हो गया? R-MgX. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, सॉरी एल्केन मिलेगा. एल्केन होगा R-H और ROMgX. R-H यानी R- कहाँ से आया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, ना कि अल्कोहल से. तो अल्कोहल और फिनॉल एल्किल ग्रुप नहीं देगा. अल्कोहल और फिनॉल सिर्फ H पॉजिटिव आयन देगा. जो एल्किल ग्रुप आएगा वो मेरा कहाँ से आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. क्लियर? ठीक है. अब इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो है इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन in any compound. अब जैसे अगर आपका हाइड्रोजन देखो बेटा, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, सल्फर के साथ अटैच्ड है, या टर्मिनल एल्काइन पे अगर हाइड्रोजन है तो दोज हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन. उन्हें एक्टिव हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज होने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एटम से जुड़े होते हैं. तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं. ठीक है, तो इनमें जैसे कंपाउंड्स एग्जांपल आ गया, जैसे हमारे अल्कोहल्स हो गए या फिर फिनॉल हो गए. ठीक है, या फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन हो गए. ठीक है, या फिर थायो अल्कोहल हो गए, या हमारे टर्मिनल एल्काइंस हो गए. ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. तो मान लो अगर मैं अल्कोहल ले रही हूँ, ठीक है, अब इनमें से किसी कंपाउंड की भी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, स्पेशली विद CH3MgI, ठीक है, किसी की भी, जैसे अल्कोहल मान लो मैंने ले लिया CH3OH प्लस CH3, यहाँ पे CH3 नहीं लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, C2H5OH प्लस CH3MgI. तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे CH4, CH3 यहाँ से आएगा, H यहाँ से आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CH4, और साथ में क्या निकलेगा यहाँ पे? C2H5OMgI. ये चीज निकलेगी यहाँ पे. ठीक है, तो अब सेम बाकी में भी रिएक्शंस होंगी. जैसे फिनॉल में अगर हम रिएक्शन ले लेते हैं OH प्लस CH3MgI, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH4 प्लस OMg
आई, ठीक है, या फिर टर्मिनल एल्काइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3 Mgi, यहाँ पे क्या होगा CH4 प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CMgi, ऐसे ही बाकी में भी रिएक्शंस होंगी। तो इन सब में जैसे ही हम ये रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन को करने के बाद वी कैलकुलेट the volume of evolved alkane at NTP। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो CH4 है इसका कितना वॉल्यूम हमें मिला है, इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे और इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जिस कंपाउंड से हमने इस एल्केन को बनाया है उस कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। Clear? Means this method is used to determine the number of the active hydrogen atom present in a particular compound which contains active hydrogen. Clear? और वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एल्केन हमारा इवॉल्व हुआ है, जो एल्केन हमारी बनी है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद हम उससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, द नंबर ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन एटम इन एनी कंपाउंड। ठीक है, एंड दिस मेथड इज नोन एज ज़ेरी-विटिनॉफ्स मेथड। दिस मेथड इज नोन एज ज़ेरी-विटिनॉफ्स मेथड। ठीक है, सो जो ज़ेरी-विटिनॉफ्स मेथड है, ज़ेरी-विटिनॉफ्स मेथड, ये ज़ेरी-विटिनॉफ्स मेथड क्या है, ये ज़ेरी-विटिनॉफ्स मेथड है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड। हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी रिएक्ट the compound having active hydrogen with the Grignard reagent, especially with CH3Mgi, then we get this, हमें ये चीज मिलेगी by calculating the volume of the evolved alkane at NTP, we find out the number of active hydrogens। number of active hydrogens हम आसानी से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, सो ये 4 रिएक्शंस थी जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं जब क्लीवेज होता है OH बॉन्ड का। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल दैट इज एसिडिक कैरेक्टर, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, एंड रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें ये एडिशनल हमने जो पढ़ा है दैट इज ज़ेरी-विटिनॉफ्स मेथड। क्लियर? तो इनमें से अगर कहीं पे भी कोई डाउट है देन लेट मी नो, और नहीं है तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड अगर आपको ये समझ में आया है, आपको लगा कि मैडम का समझाया हुआ हमें समझ में आया है, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।